अध्याय 1969 युद्ध का विवरण 2। इस समय बोलने वालों में अधिकतर वे थे जिन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया था और केवल समय पर परिणाम सुनने के लिए इसे बनाया था। सच कहूं तो उनके लिए यह विश्वास करना कठिन था कि एक अकेला व्यक्ति 5000 आंतरिक को हरा सकता है। आधे घंटे की छोटी सी अवधि में शिष्य, वे किसी ऐसी चीज को कैसे स्वीकार करने वाले थे जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। जब तक युद्ध के विवरण का खुलासा नहीं किया गया, कोई भी इसे स्वीकार नहीं कर सकता था। द्वंद्व युद्ध की अंगूठी का प्रबंधन करने वाला व्यक्ति बाकी भीड़ की ओर मुड़ा और पूछा, क्या आप निश्चित हैं? क्या मैं सत्यापित कर सकता हूं कि क्या अन्य आंतरिक शिष्य इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? ईथर हॉल में उन लोगों की पहचान गुमनाम थी, लेकिन युद्ध के विवरण से किसी की असली पहचान का पता चलेगा। बेशक यह लड़ाई के विवरण का वर्णन करने के लिए गहराई में नहीं जाएगा। इस समारोह के लिए द्वंद्व रिकॉर्डिंग थी, लेकिन किसी के असली नाम के रहस्योद्घाटन ने पहले से ही दूसरों की गोपनीयता का उल्लंघन किया था। हम इसके लिए सहमत हैं। यहाँ भी ऐसा ही। हम भले ही हार गए हों, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि उन्होंने किसके खिलाफ जीत हासिल की है। हमें इसे स्वीकार करने के लिए इस द्वंद्व के परिणामों को जानने की जरूरत है। नहीं तो यह हमारे मन में हमेशा एक सवाल बना रहेगा। समझौते के कई जयकारे थे। शायद साथियों के दबाव के कारण एक भी व्यक्ति प्रस्ताव से असहमत नहीं हुआ। चूंकि इस मामले पर पूर्ण सहमति है, मैं आपके अनुरोध पर आगे बढ़ूंगा। द्वंद्व युद्ध की अंगूठी का प्रबंधन करने वाले व्यक्ति ने सिर हिलाया। वह अपने पीछे वाले व्यक्ति की ओर मुड़ा और एक निर्देश जारी किया। बाद वाला जल्दी से घूमा और चला गया। एक क्षण बाद वह व्यक्ति हाथ में एक जे टोकन लेकर लौटा। यह उन विरोधियों की सूची है जिन्हें पिछले आधे घंटे में आई एम लो प्रोफाइल ने मारा है। कृपया एक बार देखने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। युवक ने जे टोकन को हवा में उछालते हुए कहा। हुआला, सभी की आंखों के सामने नामों की एक बड़ी सूची आ गई। नजर, सीनियर लियोलॉजी सबसे ऊपर हैं। भीड़ में से कोई चिल्लाया। सभी ने जल्दी से अपनी निगाहें पलट दी, केवल शीर्ष पर एक चमकता हुआ नाम देखने के लिए, लियोलॉजी 4 बार। इसका मतलब है कि सीनियर लियू यहाँ पहले भी रहे हैं। बस इतना ही। 4 गुना पीछे का क्या मतलब है? भीड़ के बीच एक अन्य व्यक्ति ने पूछा। 4 बार यह दर्शाता है कि उसे कितनी बार मारा गया है। सबसे अधिक संभावना है वह एक बार मरने के बाद क्रोधित था, इसलिए वह एक और पहचान में एक और ईथर टोकन के साथ लौट आया, केवल फिर से मारे जाने के लिए। अंत में वह कुल मिलाकर 4 बार मारा गया। द्वंद्वयुद्ध के प्रबंधक ने निर्भीकता से उत्तर दिया। वह लगातार 4 बार मारा गया था। बिल्ली, क्या उसे जरा भी शर्म नहीं आती? यह अब शर्मनाक नहीं है। ऐसा लगता है कि उनमें पूरी तरह से शर्म की कमी है। एक पल रुके, सीनियर वांग जियांडोंग को भी 4 बार मारा जा चुका है। भीड़ के बीच कई चेहरे शर्म से लाल हो गए। वे कह रहे थे कि लियू लुजी ने द्वंद्वयुद्ध में भाग नहीं लिया था, और अगले ही पल गलत साबित होने के कारण उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके चेहरे पर चोट लग गई हो। यह इस आधार पर था कि नंबर 1 लियू लुजी यहाँ नहीं थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह दावा करना अनुचित था कि आईएम लो प्रोफाइल ने सभी आंतरिक शिष्यों के खिलाफ जीत हासिल की थी। कौन जान सकता था कि दूसरा पक्ष वास्तव में मारे जाने के बाद भी बार बार आया था। यह कितनी शर्मनाक हरकत थी। कौन है बाई रुआ किंग? मुझे याद नहीं है कि मैंने पहले आंतरिक शिष्यों के बीच इस नाम को देखा था, लेकिन ऐसा लगता है कि द्वंद्व के दौरान उसे 2 बार मारा गया है। भीड़ में से किसी ने कहा। उसका नाम अविश्वसनीय रूप से परिचित लगता है। क्या वह एल्डर बाय ये की पोती नहीं है? आप जानते हैं, वह मुख्य शिष्य। एक पल रुके, आप मुझे बता रहे हैं कि एक मुख्य शिष्य आईएम लो प्रोफाइल को चुनौती देने के लिए हमारे ईथर हॉल में घुस गया, और वह 2 बार मारा गया। भीड़ के बीच एक और हलचल मच गई। अभी एक क्षण पहले उन्होंने सोचा था कि लियूलुजी को द्वंद्वयुद्ध में 4 बार मारा जाना शर्मनाक है, लेकिन कौन सोच सकता था कि एक मुख्य शिष्य वास्तव में आंतरिक शिष्यों के बीच एक द्वंद्व में घुस जाएगा। यहाँ तक 2 बार मारे गए। एक और है वहां पर अपरिचित नाम, बाई फैंग। मुझे नहीं लगता कि मैंने उस नाम के बारे में सुना है। क्या आप में से कोई इस व्यक्ति को पहले से जानता है? मैंने बाई फैंग के बारे में सुना है। वो हेल्डर बाई ये का नौकर है। भले ही वह एक बुजुर्ग नहीं है, ताकत के मामले में वह अधिकांश मुख्य बुजुर्गों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत है। वह अधिकांश मुख्य बुजुर्गों से भी ज्यादा मजबूत है, लेकिन फिर भी वह यहाँ मारे गए। जैसे ही आंतरिक शिष्यों ने सूची को नीचे देखा, उनमें से बहुत से ऐसा लग रहा था कि वे मानसिक रूप से टूटने के कगार पर हैं। वे लियू लुजी और वांग जियांडोंग को 4 बार मारे जाने को समझ सकते थे।
आखिरकार आंतरिक शिष्यों की प्रतिष्ठा दांव पर थी, इसलिए उनके लिए इस तरह के क्षण में थोड़ा और बेशर्म होना समझ में आता था। हालांकि यहाँ तक एक मुख्य शिष्य भी 2 बार मारा गया था और एक प्रमुख बुजुर्ग के रूप में शक्तिशाली व्यक्ति था। एक बार मार डाला, क्या यह थोड़ा हाथ से निकल नहीं रहा था? यह ऐसा था मानो कुछ बिजली घर उनकी इस छोटी सी पार्टी में फंस गए हों। बड़े हंगामे को देखते हुए भीतर का कोई भी बुजुर्ग इस मामले को सुलझाने के लिए क्यों नहीं आया? वास्तव में बड़ों का सूचना नेटवर्क कितना भी धीमा क्यों न हो, उनके लिए मामला जानने के लिए आधा घंटा पर्याप्त से अधिक होना चाहिए। सभी के मन में एक ही शंका उठी। इस लड़ाई में मुख्य शिष्य भी शामिल हो गए थे, जो अंत में मारे जाने के लिए थे। भीतर के बुजुर्ग इस तरह की किसी बड़ी चीज में हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे थे? एक क्षण रुको, नीचे अभी भी नाम है, कोई अचानक चिल्लाया और भीड़ ने अपनी निगाहें फेर ली। सूची में सबसे नीचे कई और नाम धीरे धीरे सामने आ रहे थे। मु शुआन, हुआंग यू, झांग लिंगबो, लू यून। अगर मुझे ठीक से याद है तो म्यू शुआन एल्डम्यू का पूरा नाम है ना? हुआंग यू हमारे शिखर के बड़े प्रभारी का नाम है। झांग लिंगबो हमारे अंदर के बुजुर्ग हैं जो हमें सिखाते रहे हैं। एक पल में सभी का चेहरा निराशा से कांप उठा। उन्हें ऐसा लग रहा था कि यह कितना दम घुट रहा है, इससे उनका दिल फटने वाला है। मैंने सोचा कि यह अजीब था कि इस मामले में किसी भी बुजुर्ग ने हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन यह सोचने के लिए कि वे आईएम लो प्रोफाइल को भी चुनौती देने के लिए आंतरिक शिष्यों के रूप में छिप गए। फिर भी वे अब भी मारे जा रहे हैं। वे वही थे जिन्होंने हमें तलवार चलाना सिखाया, लेकिन वे हार गए। क्या बकवास है! आईएम लो प्रोफाइल कितना राक्षसी रूप से शक्तिशाली है। हर कोई सचमुच अपना आपा खोने के कगार पर था। यह विशेष रूप से आंतरिक शिष्यों के लिए था जिन्होंने पहले युद्ध के विवरण देखने की मांग की थी। वे वास्तव में खुद को थप्पड़ मारना चाहते थे। उन्होंने सोचा था कि यह रहस्योद्घाटन उनकी कुछ प्रतिष्ठा को बहाल करेगा, लेकिन यह इसके विपरीत हुआ। यह उनका द्वंद्व था, लेकिन अंत में उन्होंने अपने मुख्य शिष्यों और यहाँ तक अपने स्वयं के बड़ों को भी अपनी ओर से लड़ने के लिए ला दिया था। अगर वे जीत जाते तो एक बात होती, लेकिन वे वास्तव में हार गए थे। यह बिल्कुल उस बच्चे की तरह था जिसमें वह किंडरगार्टन को चुनौती दे रहा था, लेकिन द्वंद्व में मध्यस्थता करने के बजाय शिक्षकों और वयस्कों ने बच्चे के खिलाफ अन्य बच्चों के साथ मिलकर काम किया, केवल अंत में खुद को पीटा जा रहा है। कितना अपमानजनक! कहीं नहीं था वे अब अपना चेहरा रख सकते थे। उन्हें वास्तव में युद्ध का विवरण नहीं मांगना चाहिए था। अब उन्हें लगा कि वे शर्मिंदगी से उबरने के लिए तैयार हैं। इस बीच झांग शुआन भी भीड़ के बीच की बातचीत को सुन रहा था और वह युद्ध के विवरण को देख रहा था। उसने जो देखा उससे वह दंग रह गया। वह मुख्य शिष्य और वे प्राचीन उसके सामने कब उपस्थित हुए? उसने उनकी उपस्थिति पर ध्यान क्यों नहीं दिया? तार्किक रूप से कहे तो अगर उन लोगों ने कोई चाल चली होती तो उसे इस पर ध्यान देना चाहिए था। लेकिन आधे घंटे में जब वह जूझ रहा था, सभी को एक ही स्लैश में समाप्त कर दिया गया था। उसे जरा भी ज्यादा प्रतिरोध महसूस नहीं हुआ। ओह ठीक है, कोई बात नहीं। जब तक मैं एक अच्छी रकम कमाने में कामयाब रहा, सब कुछ ठीक है। इसका पता लगाने में असमर्थ झांग जुबान ने इसके बारे में पूरी तरह से सोचना बंद करने का फैसला किया। इसके बजाय वह अपने ईथर कार्ड को देखने के लिए मुड़ा। उसने द्वंद्व के दौरान 5000 लोगों को मार डाला था और द्वंद्व के नियमों के तहत तलवार मंडप के सिक्के जो उनके पास थे, उन्हें उसके पास जाना होगा। चूंकि ऐसा ही था, इसलिए उसे इसी से हत्या करनी चाहिए थी। कांपती उंगलियों से उसने ईथर कार्ड पर टैप किया। इसके ऊपर शीघ्र ही संख्याओं की एक श्रृंखला दिखाई दी। 283,764। मैंने 280,000 तलवार मंडप के सिक्के कमाए। झांग जुबान एक पागल की तरह हंसते हुए लगभग फूट पड़ा, यह देखते हुए कि उसने 5000 लोगों को मार डाला था, जो कि उसके द्वारा की गई प्रत्येक हत्या के लिए औसतन लगभग 50 तलवार मंडप के सिक्के होंगे। जो भी हो, अब उनके पास आंतरिक शिष्यों के कुल भाग्य का आधा हिस्सा था। अगर उसने इस पैसे का इस्तेमाल गोलियां खरीदने के लिए किया, तो उसे डोंगक्सू लोकी को आसानी से वश में करने में सक्षम होना चाहिए। विदाई। यह देखते हुए कि उसका शरीर इतना क्षीण हो गया था कि वह किसी भी क्षण विलुप्त होने के कगार पर था, झांग जुबान अंत में ईथर हॉल छोड़ने से पहले कुछ मानक अमर गोलियां खरीदने के लिए रिसेप्शनिस्ट के पास गया। चूंकि उसने जो चाहा था उसे पहले ही हासिल कर लिया था, इसलिए अब वहां भटकने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अपने कमरे में लौटकर उसने डोंगक्सू लोकी को फिर से छोड़ने से पहले गोलियां निकाल ली। यहाँ 10 मानक अमर गोलियां हैं। मुझे अपना स्वामी मान और मैं उन्हें तुझे दूंगा।
झांग शुआन ने जेड बोतल को खोल दिया, जिससे एकाग्र आध्यात्मिक ऊर्जा का एक झोंका बाहर निकल गया। इसने डोंगसू लॉकी को गहराई से लुभाने के लिए छोड़ दिया। क्यों? क्या आप अपने शब्दों से मुकरने वाले हैं? झांग जुआन ने डोंगसू लॉकी को देखा और मुस्कुराया। हा, बेशक मेरे शब्द मायने रखते हैं। आपको अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करना मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हालांकि आपको मुझे पर्याप्त दवा और खजाना देने का वादा करना चाहिए ताकि मैं अपनी पूरी ताकत से ठीक हो सकूं। डोंगसू लॉकी ने अपने तलवे को हिलाते हुए कहा। वह दे दिया गया, झांग हुआन ने जवाब दिया। झांग हुआन के ग्याबेला में उड़ान भरने से पहले डोंगक्सू लॉकी के बाहरी हिस्से से तरल की एक छोटी बूंद पिघल गई। वेंग, झांग जुआन ने अनुबंध को सील कर दिया, और अगले ही पल उसकी चेतना पहले से ही डोंगक्सू लॉकी से जुड़ी हुई थी। बिना मुंह खोले भी वे एक दूसरे से टेलीपैथिक तरीके से संवाद करने में सक्षम थे। दुनिया में आप क्या हैं? हालांकि उनके टेलीपैथिक संचार के बावजूद झांग हुआन को अभी भी अपने और डोंगक्सू लॉकी के बीच एक बाधा महसूस हुई। यह वर्णन करना कठिन था कि यह किस तरह की भावना थी, लेकिन अगर उसे वास्तव में इसे शब्दों में बयां करना था, तो ऐसा लगा कि डोंगक्सू लॉकी एक अंडा था। वह जो बाहर था उसे संवाद करने में सक्षम था, लेकिन वह खोल के माध्यम से यह देखने के लिए नहीं देख सकता था कि अंदर क्या है। क्या मैंने आपको यह पहले ही नहीं बताया था? मैं एक महान जानवर हूं जिसने कभी भूमि पर शासन किया था। डोंगक्सू लॉकी ने गर्व से उत्तर दिया। डींग मारना बंद करो। ठीक है, ये रही आपकी गोलियां। यह देखकर कि कैसे डोंगक्सू लॉकी केवल उन्हीं कुछ शब्दों को बार बार दोहराने में सक्षम थी, झांग शुआन अवाक रह गया। एक असहाय आह के साथ उसने स्टैंडर्ड इमोर्टल पिल्स को दूसरी पार्टी के ऊपर फेंक दिया। अपना मुंह खोलकर डोंगक्सू लॉकी ने एक ही कौर में सारी गोलियां निगल लीं। जिसके बाद उसने झांग जुबान को दयनीय नजर से देखा और फुसफुसाते हुए कहा, मुझे अभी भी और चाहिए। मुझे और दो। और ठीक है, मैं तुम्हारे लिए और लाऊंगा। झांग हुआ ने इस्तीफे में जवाब दिया। चूंकि उसके पास बहुत पैसा था, इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। इस प्रकार वही इथर हॉल में लौट आया और 1 और 90 मानक अमर गोलियां खरीदी, जिसे उन्होंने डोंगक्सू लॉकी में फेंक दिया ताकि बाद वाला धीरे धीरे उनके माध्यम से अपना काम कर सके। इस बीच वह चुपचाप बगल में बैठ गया और सोचने लगा कि अभी क्या हुआ है। सच कहूं तो 5000 आंतरिक शिष्यों के खिलाफ पहले की लड़ाई से उन्हें बहुत फायदा हुआ था। इसने उन्हें तलवारबाजी की अपनी समझ को मजबूत करने और अपनी ताकत पर अपने नियंत्रण को तेज करने की अनुमति दी थी। उसने अपनी झेकी को थोड़ा चलाने की कोशिश की, और वह तुरंत महसूस कर सकता था कि बाधा उसे ढीला करने से पहले सीमित कर रही है। वह किसी भी क्षण छद्ममर को एक सफलता के लिए धक्का देने के लिए तैयार था। यह सोचने के लिए कि ईथर हॉल में मेरी तलवारबाजी का अभ्यास करना मेरी साधना के लिए भी उपयोगी होगा, झांग हुआन ने उत्साह में सोचा। आमतौर पर यह देखते हुए कि उसने केवल कुछ घंटे पहले आयाम शटरा दायरे की समाप्ति की सफलता हासिल की थी, उसे स्वर्ग के पद दैवीय कला के साथ भी अपनी साधना को सुदृढ़ करने में कई दिन लगने चाहिए थे। हालांकि पहले की लड़ाई से गुजरने के बाद वह अपनी झेनकी को सीमा तक सीमित करने में कामयाब रहा, और वह इसे स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करने में सक्षम था। ठीक उसी तरह छद्ममर क्षेत्र, जो बहुत दूर होना चाहिए था, अचानक पहुंच के भीतर था। जब तक उसे एक उपयुक्त साधना तकनीक मिल जाती है, वह छद्ममर क्षेत्र में एक सफलता के लिए आगे बढ़ने में सक्षम होगा। छद्ममर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के बाद ही कोई व्यक्ति एक मुख्य शिष्य बनने में सक्षम होता है। आंतरिक शिष्यों के पुस्तकालय में साधना तकनीक केवल छद्ममर क्षेत्र तक ही गई। यदि कोई आंतरिक शिष्य स्यूडो इमोर्टल की सफलता के लिए आगे बढ़ना चाहता है, तो उन्हें संबंधित पुस्तक को खोजने के लिए एक प्राचीन से परामर्श करना होगा जिसकी उन्हें आवश्यकता है। डेन ज़ियाओटियन वर्तमान में केवल प्राचीन ऋषि एक दान की समाप्ति पर है। वह छद्ममर क्षेत्र तक पहुंचने से बस बहुत दूर है। एक कम प्रोफाइल और विनम्र व्यक्ति के रूप में झांग जुबान अपनी पहचान और खेती को प्रकट करने के लिए तैयार नहीं था। इस प्रकार वे केवल अपने 10वें प्रत्यक्ष शिष्य को मुख्य शिष्य बनने की भारी जिम्मेदारी सौंप सकते थे। हालांकि उनके छात्र को केवल अपने 10वें प्रत्यक्ष शिष्य को मुख्य शिष्य बनने की भारी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हालांकि उनका छात्र था, भले ही डेन ज़ियाओटियन ने स्वर्ग के पद दिव्य कला के सरलीकृत संस्करण की खेती की और उसके पास खर्च करने के लिए बहुत सारे संसाधन थे, फिर भी उसे छद्ममर की सफलता के लिए धक्का देने के लिए तैयार होने में कम से कम 2 महीने लगेंगे। क्षेत्र। अन्यथा यदि वह बहुत तेजी से आगे बढ़ता तो उसकी साधना डगमगा जाती। इससे उसकी खेती की भावी प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
वह संभवतः अपनी जरूरतों के लिए अपने छात्रों से समझौता नहीं कर सकता था। साधना तकनीक के लिए किसी प्राचीन के पास जाने के अलावा एक मुख्य शिष्य बनने का एक और तरीका है, और वह है गिरने वाली वर्षा की घाटी। कई आंतरिक शिष्य जो वहां एक सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि छद्म क्षेत्र में आगे बढ़ने पर कई अंतर्दृष्टि हैं। चूंकि झांक जुबान अपने शिष्य पर भरोसा करने में असमर्थ था, इसलिए उसे बस खुद पर भरोसा करना होगा। वह एक किताब को याद करने में मदद नहीं कर सकता था जो उसने पहले आंतरिक शिष्यों के पुस्तकालय में पढ़ी थी, और उसकी आंखें उत्साह से चमक उठी। यहाँ तक अगर डैन शियाओटियन डायमेंशन शटर दायरे की समाप्ति तक पहुंच गए, तो यह कहना मुश्किल था कि क्या वह एक पूर्ण स्वर्ग के पद दिव्य कला को संकलित करने के लिए आवश्यक छद्म दायरे के मैनुअल को इकट्ठा करने में सक्षम होंगे। दूसरी ओर, गिरने वाली वर्षा की घाटी आंतरिक शिष्यों के लिए एक सफलता प्राप्त करने के लिए एक लोकप्रिय स्थान था, और जिन्होंने सफलतापूर्वक वहां सफलता हासिल की, वे वहां अपने स्वयं के अनुभव और अंतर्दृष्टि को अंकित करेंगे। जैसे यह ज्ञान का खजाना बन गया था, जबकि वे अंतर्दृष्टि और अनुभव साधना तकनीक नहीं थे। यदि वह उन्हें पर्याप्त रूप से संकलित कर सकता था, तब भी वह छद्म क्षेत्र में एक सफलता के लिए आगे बढ़ने में सक्षम होना चाहिए। यह सौभाग्य की बात थी कि उनका वर्तमान साधना क्षेत्र आंतरिक शिष्यों से मेल खाता था। इसने उन्हें अपनी पहचान पर संदेह किए बिना आंतरिक शिष्यों के साथ घुल मिलकर खुलेआम घूमने की अनुमति दी। मुझे एक नजर डालने के लिए फॉलिंग रेन की घाटी में जाना चाहिए। उस विचार को ध्यान में रखते हुए झांग शुबान अपने कमरे से बाहर निकल गया। युवा मास्टर। इस समय काओ चेंगली ने अन्य 300 जिन एल्फ महिला शिष्यों के साथ अपना व्यवसाय समाप्त कर लिया था और निवास पर लौट आए थे। जिस तीव्र लड़ाई से वह अभी अभी गुजरा था, उसके कारण उसकी उपस्थिति थोड़ी फीकी पड़ गई थी। देखने में यह महिला शिष्या बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी। अपने कई वर्षों के अनुभव और अपनी शानदार सहन शक्ति से काओ चेंगली के उल्लेखनीय कौशल के बावजूद संघर्ष ने उन्हें गंभीर रूप से कमजोर कर दिया। सबसे अधिक संभावना है, वापसी करने से पहले उन्हें काफी लंबे समय तक आराम करना होगा। झांग हुआ ने निवास के चारों ओर देखा, लेकिन वह अपने शिष्य को खोजने में असमर्थ था। इस प्रकार वह काओ चेंगली की ओर मुड़ा और पूछा, डैन शियाओटियन कहाँ है? झांग शुबान के सवाल का जवाब देने से पहले काओ चेंगली थोड़ा झुक गया। आंतरिक शिष्यों को एक जरूरी बैठक के लिए इकट्ठा किया गया है, और यंग मास्टर पहले ही वहां जा चुके हैं। एक 300 जिन 150 किग्रा।